हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं कविता की कहानियों में सआदत हसन मंटो की कहानी आखिरी सल्यूट। दोस्तों, आज की इस कहानी में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर के लिए दोनों मुल्कों में होने वाली पहली जंग के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से दोनों देश की सेना भावनात्मक रूप से एक दूसरे के अनुरूप हैं, लेकिन अपने अपने देश के संविधान और कानून के पाबंद होने की वजह से एक दूसरे पर हमला करने पर विवश हैं। वही लोग जो विश्व युद्ध में एकजुट होकर लड़ रहे थे, वो उस वक्त अलग अलग देश में विभाजित होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कहानी को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से इस चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी आखिरी सल्यूट। ये कश्मीर की लड़ाई भी अजीबोगरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था कि जिसका घोड़ा खराब हो गया था। पिछली जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नजरों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, बड़ा निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उनसे ओहदा बरा होता था, मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह, सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते, बड़ी बगली किस्म के दोस्त, जो पिछली लड़ाई में उसके दोष बदोश इत्तेहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार रब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कद्दावर छातियों की पैमाइश, पीटी, चांदमारी और फिर महाज, उधर से इधर, इधर से उधर, आखिर जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का क़ियाम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीजें। रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ न सकें, वरना ये भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इंकलाब बर्पा हो जाएं। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है ये भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए उसका इल्हाक अशद जरूरी है। मगर निशाना बांधते हुए जब कोई जानी पहचानी शक्ल नजर आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गरज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है। और वो ये गालिबन इसलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ता था कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह, जमीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी उसका वतन था। वो इसी इलाके का रहने वाला था, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने उसी हमवतन के खिलाफ लड़ना था, जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से उसके खानदान के पुश्तहा पुश्त के देरीना मराजिम थे। अब उसका वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कांधे पर बंदूक रखकर ये हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मजा अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही दिल उन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। वहां उनसे सब कुछ छीन लिया गया था,
یہاں آ کر انہیں اور کچھ تو نہیں ملا، البتہ بندوقیں مل گئی ہیں، اسی وزن کی، اسی شکل کی، اسی مارکے اور چھاپ کی۔ پہلے سب مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑتے تھے جن کو انہوں نے پیٹ اور ایمان و اکرام کی خاطر اپنا دشمن یقین کر لیا تھا۔ اب وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ پہلے سب ہندوستانی فوجی کہلاتے تھے، اب ایک پاکستانی تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ ادھر ہندوستان میں مسلمان ہندوستانی فوجی تھے۔ رب نواز جب ان کے متعلق سوچتا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب سی گڑبڑ سی پیدا ہو جاتی، اور جب وہ کشمیر کے متعلق سوچتا تو اس کا دماغ بالکل جواب دے جاتا۔ پاکستانی فوجی کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے یا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے؟ اگر انہیں کشمیر کے مسلمانوں ہی کے لیے لڑایا جاتا تو حیدرآباد اور جوناگڑھ کے مسلمانوں کے لیے کیوں انہیں لڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا؟ اور اگر یہ جنگ جیٹھ اسلامی جنگ تھی تو دنیا میں دوسرے اسلامی ملک ہیں، وہ اس میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ رب نواز اب بہت سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ باریک باریک باتیں فوجی کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کی عقل موٹی ہونی چاہیے، کیونکہ موٹی عقل والا ہی اچھا سپاہی ہو سکتا ہے، مگر فطرت سے مجبور کبھی کبھی وہ چور دماغ سے ان پر غور کر ہی لیتا تھا اور بعد میں اپنی اس حرکت پر خوب ہنستا تھا۔ دریائے کشن گنج کے کنارے اس سڑک کے لیے جو مظفر آباد سے کرن جاتی ہے، کچھ عرصے سے لڑائی ہو رہی تھی۔ عجیب و غریب لڑائی تھی۔ رات کو بعض اوقات آس پاس کی پہاڑیاں فائروں کے بجائے گندی گندی گالیوں سے گونج اٹھتی تھیں۔ ایک مرتبہ صوبیدار رب نواز اپنی پلاٹون کے جوانوں کے ساتھ شب خون مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دور نیچے ایک کھائی سے گالیوں کا شور اٹھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، ایسا لگتا تھا کہ بہت سے بھوت مل کر ناچ رہے ہیں اور زور زور کے کہے لگا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی دم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جوان نے گونجتی ہوئی آوازوں سے مخاطب ہو کر یہ بڑی گالی دی اور رب نواز سے کہا، صوبیدار صاحب یہ گالیاں دے رہے ہیں اپنی ماں کے یار۔ رب نواز یہ گالیاں سن رہا تھا جو بہت اکسانے والی تھیں۔ اس کے جی میں آئی کہ بزن بول دے، مگر ایسا کرنا غلطی تھی، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر جوان بھی چپ رہے، مگر جب پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے بھی گلا پھاڑ پھاڑ کے گالیاں لڑکانا شروع کر دیں۔ رب نواز کے لیے اس قسم کی لڑائی بالکل نئی چیز تھی۔ اس نے جوانوں کو 2-3 مرتبہ خاموش رہنے کے لیے کہا، مگر گالیاں ہی کچھ ایسی تھیں کہ جواب دیے بنا انسان سے نہیں رہا جاتا تھا۔ دشمن کے سپاہی نظر سے اوجھل تھے۔ رات کو تو خیر اندھیرا تھا، مگر وہ دن کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ صرف ان کی گالیاں اور نیچے کی پہاڑیوں کے قدموں سے اٹھتی اور پتھروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ہوا میں حل ہو جاتی تھی۔ رب نواز کی پلاٹون کے جوان جب ان گالیوں کا جواب دیتے تھے تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ نیچے نہیں جاتی، اوپر کو اٹھ جاتی ہیں۔ اس سے اس کو خاصی کوفت ہوتی تھی، چنانچہ اس نے جھنجھلا کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رب نواز کو وہاں کی پہاڑیوں میں ایک عجیب سی بات نظر آئی تھی۔ چڑھائی کی طرف کوئی پہاڑی درختوں اور بوٹوں سے لدی فندی ہوتی تھی اور اترائی کی طرف گنجی، کشمیری ہتوں کے سر کی طرح۔ کسی کی چڑھائی کا حصہ گنجا ہوتا تھا اور اترائی کی طرف درختی درخت ہوتے تھے، چیڑ کے لیے لمبے تناور درخت جن کے بٹے ہوئے دھاگے جیسے پتوں پر فوجی بوٹ پھسل پھسل جاتے تھے۔ جس پہاڑی پر صوبیدار رب نواز کی پلاٹون تھی اس کی اترائی درختوں اور جھاڑیوں سے بے نیاز تھی۔ ظاہر ہے کہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا، مگر سب جوان حملے کے لیے بخوشی تیار تھے۔ گالیوں کا انتقام لینے کے لیے وہ بےتاب تھے۔ حملہ ہوا اور کامیاب رہا۔ 2 جوان مارے گئے، 4 زخمی ہوئے۔ دشمن کے 3 آدمی کھیت رہے، باقی رسد کا کچھ سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صوبیدار رب نواز اور اس کے جوانوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ دشمن کا کوئی زندہ سپاہی ان کے ہاتھ نہ آیا جس کو وہ خاطر خواہ گالیوں کا مزہ چکھاتے، مگر یہ مورچہ فتح کرنے سے
وہ ایک بڑی اہم پہاڑی پر قابض ہو گئے تھے۔ وائرلیس کے ذریعے سے صوبیدار رب نواز نے پلاٹون کے کمانڈر میجر اسلم کو فوراً ہی اپنے حملے کے اس نتیجے سے مطلع کرا دیا تھا اور شاباشی وصول کر لی تھی۔ قریب قریب ہر پہاڑی کی چوٹی پر پانی کا ایک تالاب سا ہوتا تھا۔ اس پہاڑی پر بھی تھا، مگر دوسری پہاڑیوں کے تالابوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا۔ اس کا پانی بھی بہت صاف اور شفاف تھا۔ وہ موسم سخت سرد تھا، مگر سب نہائے، دانت بجتے رہے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ ابھی اسی شغل میں مصروف تھے کہ فائر کی آواز آئی۔ سب ننگے ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صوبیدار رب نواز خان نے دوربین لگا کر نیچے ڈھلوانوں پر نظر دوڑائی، مگر اسے دشمن کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہ چلا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور فائر ہوا۔ دور اترائی کے فوراً بعد ایک نسبتاً چھوٹی پہاڑی کی داڑھی سے اسے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے جوانوں کو فائر کا حکم دیا۔ ادھر سے دھڑا دھڑ فائر ہوئے، ادھر سے بھی جواباً گولیاں چلنے لگیں۔ صوبیدار رب نواز نے دوربین سے دشمن کی پوزیشن کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ غالباً بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے محفوظ تھے، مگر یہ محافظ دیوار بہت ہی چھوٹی تھی، زیادہ دیر تک وہ جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ادھر ادھر ہٹتا صوبیدار رب نواز کی زد میں آنا یقینی تھا۔ تھوڑی دیر فائر ہوتے رہے۔ اس کے بعد رب نواز نے اپنے جوانوں کو منع کر دیا کہ وہ گولیاں ضائع نہ کریں، صرف طاق میں رہیں۔ جیوں ہی دشمن کا کوئی سپاہی پتھر کی دیوار سے نکل کر ادھر یا ادھر جانے کی کوشش کرے، اس کو اڑا دیں۔ یہ حکم دے کر اس نے اپنے الف ننگے بدن کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، خنزیر کی دم، کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ لمبے لمبے وقفوں کے بعد دشمن کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا۔ یہاں سے بھی اس کا جواب کبھی کبھی دے دیا جاتا تھا۔ یہ کھیل پورے 2 دن جاری رہا۔ موسم یکلخت بہت سرد ہو گیا، اس قدر سرد کہ دن کو بھی خون منجمد ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ صوبیدار رب نواز نے چائے کے دور شروع کرا دیے۔ ہر وقت آگ پر کیتلی دھری رہتی۔ جیوں ہی سردی زیادہ ستاتی، ایک دور اس گرم گرم مشروب کا ہو جاتا۔ ویسے دشمن پر برابر نگاہ تھی، ایک ہٹتا تو دوسرا اس کی جگہ دوربین لے کر بیٹھ جاتا۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی سرد ہوا چل رہی تھی جب اس جوان نے، جو پہرے دار تھا، بتایا کہ پتھروں کی دیوار کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ صوبیدار رب نواز نے اس سے دوربین لی اور غور سے دیکھا۔ اسے حرکت نظر نہ آئی، لیکن فوراً ہی ایک آواز بلند ہوئی اور دیر تک اس کی گونج آس پاس کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتی رہی۔ رب نواز اس کا مطلب نہ سمجھا۔ اس کے جواب میں اس نے اپنی بندوق داغ دی۔ اس کی گونج دبی تو پھر ادھر سے آواز بلند ہوئی جو صاف طور پر ان سے مخاطب تھی۔ رب نواز چلایا، خنزیر کے دم، بول کیا کہتا ہے تو؟ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ رب نواز کے الفاظ دشمن تک پہنچ گئے، کیونکہ وہاں سے کسی نے کہا، گالی نہ دے بھائی۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا اور بڑے جھنجھلائے ہوئے تعجب کے ساتھ کہا، بھائی؟ پھر وہ اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر چلایا، بھائی ہوگا تیری ماں کا جنا، یہاں سب تیری ماں کے یار ہیں۔ ایک دم ادھر سے ایک زخمی آواز بلند ہوئی، رب نواز! رب نواز کانپ گیا۔ یہ آواز آس پاس کی پہاڑیوں سے سر پھوڑتی رہی اور مختلف انداز میں رب نواز دہراتی، بالآخر خون منجمد کر دینے والی سرد ہوا کے ساتھ جانے کہاں اڑ گئی۔ رب نواز بہت دیر بعد چونکا، یہ کون تھا؟ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ اس کو اتنا معلوم تھا کہ ٹیٹوال کے محاذ پر سپاہیوں کی اکثریت 6/9 ریجیمنٹ کی ہے، وہ بھی اسی ریجیمنٹ میں تھا، مگر یہ آواز تھی کس کی؟ وہ ایسے بے شمار آدمیوں کو جانتا تھا جو کبھی اس کے عزیز ترین دوست تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن سے اس کی دشمنی تھی،
चंद जाती अगराज की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था? रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छिद्री दाढ़ी में उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का भोंपू बनाकर उसने जोर से अपनी आवाज उधर फेंकी। ये कौन था? रब नवाज बोल रहा है। रब नवाज, रब नवाज। ये रब नवाज भी कुछ देर पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रब नवाज बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूं राम सिंह। रब नवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह। फिर हलक फाड़ के चिल्लाया, राम सिंह, ओए राम सिंघा, खिंजीर की दुम। खिंजीर की दुम अभी पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा कर पूरी तरह गुम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज बुलंद हुई, ओए कुम्हार के खोते। रब नवाज फूं फूं करने लगा। जवानों की तरफ रोबदार नजरों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है खिंजीर की दुम। फिर उसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबा टल के कड़ा प्रसाद, ओए खिंजीर के झटके। राम सिंह बेतहाशा कहकहे लगाने लगा। रब नवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ियां ये आवाजें बड़े खलंडरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ उछालती रहीं। सूबेदार रब नवाज के जवान खामोश थे। जब हंसी का दौर खत्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, पियो, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश किस तरह करें, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर? राम सिंह की आवाज आई, उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रब नवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम, खिंजीर की दुम? राम सिंह बोला, हमें सामान ले आने दो। ले आ। ये कहकर उसने अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज बुलंद हुई, तू उड़ा देगा कुम्हार के खोते। रब नवाज ने भन्ना कर कहा, और बक नहीं होए संतोख सर के कछुए। राम सिंह हंसा, कसम खा नहीं मारेगा? रब नवाज ने पूछा। किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा। किसी की भी खा ले। रब नवाज हंसा, ओए जा, मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोशी रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसने मानी खेज नजरों से सूबेदार रब नवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रब नवाज ने उसे मना किया, नहीं नहीं। फिर उसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अकब से निकलकर जा रहा था। थोड़ी दूर इस तरह चलकर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेजी से ओझल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का कहकहा बुलंद हुआ। ये दोनों आवाजें मिलकर कुछ देर झनझनाती रहीं। फिर राम सिंह की आवाज आई, थैंक यू, नो मेंशन। रब नवाज ने ये कहकर जवानों की तरफ देखा, एक राउंड हो जाए। तफरी के तौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। फिर खामोशी हो गई। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा। पहाड़ी की दाढ़ी में से धुआं उठ रहा था। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंघा? जवाब आया, अभी कहाँ ओए कुम्हार के खोते। रब नवाज जात का कुम्हार था। जब कोई उसकी तरफ इशारा करता था तो गुस्से से उसका खून खौलने लगता। एक तरफ राम सिंह के मुंह से वो इसे बर्दाश्त कर लेता था, इसीलिए कि वो उसका बेतकल्लुफ दोस्त था। एक ही गांव में वो पलकर जवान हुए थे।
दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिन का फर्क था। दोनों के बाप फिर उनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ते थे और एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछली बड़ी जंग में कई महाजों पर इकट्ठे लड़े थे। रब नवाज अपने जवानों की नजरों में खुद को खफीफ महसूस करके बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम, अब भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुखातिब हुआ, बक नहीं और खोते की जूं। राम सिंह का कहकहा बुलंद हुआ। रब नवाज ने ऐसे ही शिस्त बांधी हुई थी। तफरीहन उसने लबलबी दबा दी। तड़ाह के साथ एक फलक शिफाख चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी, नहीं राम सिंह, पेट पकड़े पत्थरों की दीवार से जरा हट के दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज जोर से चीखा, राम सिंह, और उछल कर खड़ा हो गया। उधर से बैक वक्त 3-4 फायर हुए। एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधेबू जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। इधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों के अकब से निकलकर भागना चाहा। उधर से फायर जारी थे, मगर निशाने पर कोई न बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन उफ्ता और खिजां बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा कराह रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर उसकी आंखें तमतमा उठी। मुस्कुराकर उसने कहा, ओए कुम्हार के खोते, ये तूने किया? रब नवाज राम सिंह का जख्म अपने पेट में महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराकर उस पर झुका और दोजानू होकर उसकी पेटी खोलने लगा। खिंजीर की दुम, तुमसे किसने बाहर निकलने को कहा था? पेटी उतारने से राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला चिल्ला पड़ा। जब पेटी उतर गई और रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया तो बहुत खतरनाक था। तो राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपना आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने और रब के पुत्र फायर कर दिया। रब नवाज का गला रूंध गया। कसम वहदहुल्ला शरीक की, मैंने ऐसे ही बंदूक चलाई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफी बह निकला था। रब नवाज और उसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे तक तो एक पूरी मशक खून की खाली हो सकती थी। रब नवाज को हैरत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलाना जुलाना गलत था। चुनांचे उसने फौरन वायरलेस के जरिए एक प्लाटून कमांडर से दरख्वास्त की कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त पर पहुंचना बिल्कुल मुहाल था। रब नवाज को यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने मुस्कुराकर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र न कर। राम सिंह बड़ी नहीफ आवाज में सोचते हुए बोला, फिक्र किस बात की? ये बता, मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने? रब नवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीफ हो गई। तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला, 6। और ये कहकर उसने मानी खेज नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा। 6? राम सिंह ने एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं जख्मी हुआ तो वो बहुत बददिल हो गए थे, पर मैंने कहा खेलाओ अपनी और दुश्मन की जान से। 6, ठीक है। वो फिर माजी के धुंधलकों में चला गया।
रब नवाज, याद हैं वो दिन तुम्हें? और राम सिंह ने बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेतों खलिहानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6/9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफ़े और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से मुआशके। उनका जिक्र करते हुए राम सिंह को कोई बहुत दिलचस्प वाक़िया याद आ गया। हंसने लगा तो उसके टीस उठी, मगर उसकी परवाह न करते हुए जख्म से ऊपर ही ऊपर हंसकर कहने लगा, ओए सुअर के तिल, याद है तुम्हें वो मैडम? रब नवाज ने पूछा। कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की। क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मारखोर औरत थी। रब नवाज को फौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ, वो मैडम मनीता फंतो। पैसा खत्म, तमाशा खत्म, पर तुझसे कभी कभी रियायत कर देती थी, मसौलिनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा और उसके जख्म से जमे हुए खून का एक लोथड़ा बाहर निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। उसे ठीक करके उसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम को बहुत तेज बुखार था। उसका दिमाग उसके बाइस बहुत तेज हो गया था। बोलने की ताकत नहीं थी, मगर बोले चला जा रहा था। कभी कभी रुक जाता था, जैसे ये देख रहा था कि टंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर के बाद उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे वक्फे भी आते थे कि उसके होशो हवास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में उसने एक मर्तबा नवाज से सवाल किया, यारा सच्चो सच बताओ, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खुलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंघा। राम सिंह ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें बरगलाया गया है। रब नवाज ने उसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें बरगलाया गया है, कसम पंजतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया। कसम न खा यारा, ठीक होगा। लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडेंट मेजर असलम आया। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नज़ा की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज इस कदर कमजोर और शिकस्त थी कि समझ में कुछ नहीं आता था। मेजर असलम भी 6/9 जाट रेजिमेंट का था और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था। रब नवाज से सारे हालात दरियाफ्त करने के बाद उसने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली। लेटे लेटे अटेंशन होकर उसने सैल्यूट किया, लेकिन फिर आंखें खोलकर उसने एक लहजे के लिए गौर से मेजर असलम की तरफ देखा। उसका सैल्यूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ एकदम गिर पड़ा। झुंझला कर उसने बड़बड़ाना शुरू किया, कुछ नहीं होए राम सिया, भूल ही गया तू सुअर का नल्ला कि ये लड़ाई। राम सिंह अपनी बात पूरी न कर सका। बंद होती हुई आंखों से उसने रब नवाज की तरफ नीम सवालिया अंदाज में देखा और सर्द हो गया।